चलिए भाई, आज के क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक बेस पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक बेस, ठीक है। ऑर्गेनिक बेस में भाई कौन सा? नाइट्रोजन बेस्ड, नाइट्रोजन बेस्ड बेस पढ़ेंगे हम। कौन सा बेस पढ़ेंगे भाई? जिसमें नाइट्रोजन हो, ठीक है। बट इसको पढ़ने से पहले आपके पास कुछ आइडिया होना चाहिए भाई, ठीक है, कि ऑर्गेनिक बेस क्या होता है। अच्छा, जैसे NH3 को आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, NH3, इस पर एक लोन पेयर होता है। यह क्या है भाई? लेविस बेस है। क्या है? लेविस बेस है। लेविस एक साइंटिस्ट का नाम है। लेविस ने क्या कहा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को देता हो, उसी को क्या बोलता है? बेस। कौन सा? लेविस बेस। अच्छा, एक बेस और होता है भाई, ये इसे आर्हेनियस बेस बोला जाता है। आर्हेनियस नाम का भाई साइंटिस्ट था। उन्होंने बोला कि जो वाटर में या सॉल्वेंट में OH आयन देगा, उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो दोनों बेस है भाई। आई दोनों का दोनों क्या है? इनऑर्गेनिक बेस है। तो ऑर्गेनिक बेस क्या होता है भाई? तो देखिए, इसका एक H हटाइए। किसका एक H? इसका। ये जो NH3 है, इसका एक H हटा दीजिए और एक R लगा दीजिए। R मतलब भाई कोई कार्बन का कंपाउंड। ए बन गया ऑर्गेनिक बेस। फिर एक R को जोड़ दीजिए तो 2 R बन जाएगा, ये भी हो गया ऑर्गेनिक बेस। इसी तरह फिर एक R को जोड़ दीजिए, एक R को जोड़िए और एक H को भाई हटाइए, ठीक है ना, यहाँ से हटाइए। तो यहाँ पर क्या हो गया? R3N। ये जिसमें R लगा हुआ है, R मतलब क्या भाई? R मतलब क्या? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी ऑर्गेनिक, कोई भी कार्बन का मलकुस, ठीक है ना, मतलब कार्बन का कंपाउंड। इसके बाद साइक्लिक फॉर्म में भी होता है। साइक्लिक फॉर्म में ये देखिए, ये भी क्या है? ऑर्गेनिक बेस है। ये देखिए, इसका बहुत यूज होता है भाई। इसका नाम है पीरीडीन। पीरीडीन, इसे शॉर्ट में PY भी लिखा जाता है, या कोई भी आप बना दीजिए। सब क्या है भाई? ऑर्गेनिक बेस है। क्यों? क्योंकि सब देखिए, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, सब कार्बन से लगा हुआ है। तो जब नाइट्रोजन कार्बन वाले से अटैच हो जाएंगे, उसे बोलेंगे कौन सा भाई? ऑर्गेनिक बेस बोलेंगे। जैसे ऑर्गेनिक एसिड हम लोगों ने देखा था भाई। अब यदि आपको डिसाइड करना होगा कि भाई बहुत सारा बेस है, उसमें से तगड़ा बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कैसा है भाई, तो कैसे आप बताइएगा? तो उसके लिए चलिए थोड़ा सा हम लोग नियम बनाते हैं। देखिए, इसी से समझेंगे भाई। इसके बाद सारा ऑर्गेनिक बेस पर हम अप्लाई करेंगे। इसको जब आप पानी में डालिएगा तो Na प्लस भाई OH आयन देता है। अब यहाँ से Ka निकालिएगा। Ka नहीं भाई, एसिड के लिए A होता है, बेस के लिए B चलता है, Kb। तो Na प्लस OH माइनस, ये भाई हो जाता है, नीचे आ जाता है। लिक्विड है तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। लिक्विड या सॉलिड के लिए किसी सॉलिड कंपाउंड को ऐसा ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, उसका मान 1 हो जाता है। या लिक्विड को किसी, जैसे वाटर को हमने इसमें लिख दिया,
इसका मतलब इसका मान 1 हो गया। सॉलिड और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 1 माना गया है, जब इसको ब्रैकेट में आप भेज दीजिएगा तब, ठीक है ना। यहां से क्या सीखना है, देखिए ये भाई इक्वल का साइन है, एकदम जीरो से आपको सीखना है। यहाँ ऐसे एक पाइप पार दीजिए तो इसका नीचे क्या रह जाएगा, एक ये ऊपर ये OH बढ़ेगा, जितना पानी में OH बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर है, ऊपर वाला से बढ़ता है, ठीक है। तो यहां से आइए, यदि OH आयन पानी में बढ़ता है OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो हमारा क्या होगा भाई, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। BS मतलब शॉर्ट नाम को आपको सब पता होना चाहिए। BS मतलब भाई बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रेंथ BS मतलब। अच्छा ये देख रहे हैं कि OH बढ़ेगा तो KB भी बढ़ रहा है। अब KB जब बढ़ रहा है तो इसका P का मान क्या होगा भाई, ये भी पूछा जाता है, P KB क्या होगा। तो KB जब पता है कि बढ़ रहा है तो P KB, P मतलब पलटना, इसका वैल्यू को पलट दीजिए, ऊपर है तो नीचे कर दीजिए, मतलब P KB के मान घट जाएगा भाई। अच्छा जैसे आप एसिड में देखते थे pH का फॉर्मूला कि लॉग यहाँ पर H+ होता था, उसी तरह बेस के लिए भी फॉर्मूला होता है भाई, लॉग यहाँ पर OH आयन, तो P के भी घटेगा भाई, इसमें POH भी घटेगा, ये सब पता होना चाहिए आपको, ये भी घट जाएगा। यदि किसी का बेसिक पावर ज्यादा हो, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो तो K भी ज्यादा होगा, PK भी घट जाएगा, POH भी घट जाएगा। घटने से क्या फायदा भाई, देखिए pH का और POH का सम 14 आता है भाई, इसका दोनों का सम 14 आता है। जब इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा भाई, इसलिए बेसिक कंपाउंड का जो pH वैल्यू होता है मोर देन 7 से ज्यादा होता है, और तगड़ा एसिड का 7 से कम होता है pH वैल्यू। तो ये सारा भाई क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब हम डील करेंगे तो इसी सब हथियार का जरूरत पड़ेगा, इसलिए इनऑर्गेनिक वाले से हमने सीख लिया भाई। अब इसको ऑर्गेनिक पर कैसे अप्लाई करेंगे आगे आप देखिएगा। OH आयन ज्यादा बढ़ेगा भाई तो कंपाउंड क्या होगा, बेसिक होगा, और किसी में H+ बढ़ेगा तो वो एसिड होगा, बहुत तगड़ा एसिड होगा, जितना ज्यादा H+ बढ़ेगा उतना तगड़ा एसिड होगा। और एक चीज और आपको बता देते हैं इसके साथ साथ, जैसे भाई NH3 है, ठीक है, इसका काम है क्या भाई, लोन पेयर देना। मान लीजिए कि यहाँ पर H+ आया, इसको लोन पेयर दे दिया भाई, तो जैसे दे देगा तो यहाँ क्या बनेगा भाई, NH4, और नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये तो भाई बेस है, तो ये क्या हुआ भाई, एक कंजुगेट एसिड हो गया, कंजुगेट एसिड, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, Ca। समझ में आया भाई, बेस से मिलता है कंजुगेट एसिड, एसिड से मिलता है कंजुगेट बेस। एसिड क्या देता है भाई, एसिड क्या देता है, कंजुगेट बेस, और बेस क्या देता है, कंजुगेट एसिड। तो एसिड वाले में क्या, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता था, मतलब तगड़ा एसिड होता था, और बेस के लिए Ca को देखेंगे, इसका स्टेबिलिटी तगड़ा होगा, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो यहाँ से बहुत सारा
हम लोग का लड़ने के लिए हथियार मिल गया भाई, इसी सब का प्रयोग करके धाए धाए उड़ा देना है, ठीक है ना। आइए, अब कौन कौन सा फैक्टर है जो भाई ऑर्गेनिक बेस को प्रभावित करता है, तो आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनिक बेस। भाई ऑर्गेनिक बेस को कौन कौन सा फैक्टर जो है भाई प्रभावित करता है, स्याही डाल लेते हैं तबले। तो देखिए इसमें जो पहला फैक्टर आएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, शॉर्ट में भाई इसको EN लिखते हैं। ये पहला फैक्टर है जो ऑर्गेनिक बेस को क्या करेगा भाई, प्रभावित करेगा, अफेक्ट करेगा। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, ये भी एक फैक्टर है, हालांकि इसी के अंतर्गत आता है। तीसरा जो भाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्जन। वन बाय वन सब हम देखेंगे, इन्वर्जन या इसी को बोला जाता है फ्लिपिंग। चौथा जो फैक्टर होता है भाई रिंग साइज, ये एसिड वाले में था भाई, एसिड में भी ये फैक्टर हम लोग पढ़े थे, रिंग साइज। पांचवा जो है भाई स्टेरिक इफेक्ट, एसिड में भी ये हम पढ़ाए थे भाई, स्टेरिक इफेक्ट। और छठा जो देखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ये 6 फैक्टर जो है भाई डिसाइड करता है कि कौन सा बेस तगड़ा है और कौन सा कमजोर बेस है, ठीक है ना। तो वन बाय वन देखेंगे। पहला देखेंगे भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कैसे बेस को भाई प्रभावित करता है। तो आइए भाई दो एग्जांपल हम लेते हैं, एक NH3 और एक यहाँ से H2O लेते हैं। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो लोन पेयर है तो भाई लोन पेयर तो देगा, किसको देगा, ये गरीब आदमी। H प्लस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन के मामला में गरीब, इलेक्ट्रॉन पुअर। और इसके पास लोन पेयर है, रिच आदमी है, इसको देगा। और ये भी क्या करेगा भाई, H प्लस को देगा। तो देने के बाद ये NH4 प्लस बना भाई, अमोनियम, इसे अमोनियम बोला जाता है। क्या बन गया, अमोनियम। ये जब पकड़ेगा तो H3O प्लस, ये हाइड्रोनियम। कैसे डिसाइड कीजिएगा कि तगड़ा बेस है। यदि आपको याद है तब तो आप अंजादे पर बोलेगा कि ये वाला तगड़ा बेस होता है, लेकिन अंजाद पर पूछो नहीं भाई। मान लीजिए कि ये आसान है, आप बता सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा वैसे वैसे आप नहीं बता सकते हैं। तो आपके अंदर क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। ये नहीं कि ये वाला पता है तो बोल दिए कि NH3 तगड़ा बेस होता है वाटर से, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ बोलिएगा आगे जाके फंसिएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिसाइड करता है कि कौन सा तगड़ा बेस है। अच्छा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का काम क्या होता है, इसका काम क्या भाई, वर्क, इसका एक ही काम है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन को खींचना। इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग का काम करता है, इसका एक ही काम है, ठीक है। तो कैसे डिसाइड कीजिएगा भाई, यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे। इससे पहले आपको एक चीज और मैं बता देता हूं कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज
ऐसे लिखिए, किसी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, किसी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, उस पर निगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा होता है। ठीक है, और यदि किसी का निगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा होता है, और यहीं पर लिख लीजिए पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कम होता है। इस आइडिया से लिखना है, जैसे लिख रहा हूं उस आइडिया से। यदि अपने तरफ से लिखने का आइडिया भी आप बदल दीजिएगा तो हो सकता है कि अभी समझ में आ जाए, बाद में आपका लिखा हुआ ही आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए लिखने का भी आइडिया बहुत मायने रखता है। यहाँ से क्लियर समझ में आएगा कि ऊपर एरो मतलब बढ़ रहा है, किसी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रहा है मतलब निगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा होगा। ठीक है ना, ज्यादा होगा ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कम होगा। तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान क्या चाहिए, कम चाहिए, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज वाला स्टेबल घट जाएगा भाई, अनस्टेबल हो जाएगा। अब इस दोनों में आप डिसाइड कीजिए कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। ये क्या है भाई, ये जो है कंजुगेट एसिड है, ये भी क्या है भाई, कंजुगेट एसिड है। पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी घट जाएगा मतलब कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी भी घट जाएगा। ये दुनिया के ना तो किसी बुक में इस तरह से लिखा गया है, ना आज के, इससे पहले कोई टीचर ने भी इस तरह से समझाया है भाई। हो सकता है पढ़ने के बाद कोई ऐसे पढ़ा सकता है, वो बात अलग है। ये लिखने का तरीका है, सिर्फ मेरा स्टाइल है कि आपको एकदम जब भी आप कॉपी खोलिएगा एक बार पढ़ने के बाद, कॉपी ऐसे बताएगा जैसे लग रहा है कि पवन सर बोर्ड पर आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी का ज्यादा हो गया मतलब पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी, यहाँ पर स्टेबिलिटी लिख देते हैं, अच्छा लगेगा बोलने में भी। स्टेबिलिटी भाई घट जाएगा और निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी घट जाता है, तो जो कंजुगेट एसिड है उसका स्टेबिलिटी घट जाएगा, और जब घट जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी हमारा घट जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि एसिड में हम पढ़ाए थे कि कंजुगेट बेस जितना स्टेबल उतना तगड़ा एसिड, उसी तरह से इसमें कंजुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल वह बेस तगड़ा होगा। यदि बेस का पावर बढ़ाना होगा तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा, और इसको बढ़ाना पड़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को घटाना पड़ेगा। तो यदि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को घटा दीजिएगा, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को घटा दीजिएगा तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, जब इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा तो ये भी, इसका भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा और बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। किसी का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाना हो, बेसिक पावर बढ़ाना हो तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान कम होना चाहिए, और जब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो केबी का वैल्यू भी बढ़ जाता है, और केबी बढ़ जाएगा तो पी के बी का वैल्यू घट जाता है और पीओएच का भी वैल्यू घट जाता है। एक लाइन में सारा पकड़ के एकदम डील कर दीजिए, ये तरीका है, यही ब्रांड तरीका है समझने का, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। समझ में आया? तो चलिए हम डिसाइड करेंगे भाई कि इस दोनों में कौन सा तगड़ा बेस है। इतना तो हमारा भाई कॉन्सेप्ट हो गया, बार बार यूज होने वाला, ये हमेशा यूज होगा। तो यहां से आप ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है भाई नाइट्रोजन से अधिक होता है, तो जब अधिक है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बताइए। अभी तो हम सिखाए हैं कि किसी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यदि अधिक हो गया
तो उसका जो कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। मतलब इसका स्टेबिलिटी कम है, तो ये कम है तो इसका बेसिक पावर भी कम हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तो केबी भी घट जाएगा। तो सबसे तगड़ा एसिड कौन सा हुआ भाई, ये NH3 वाला H2O जल से तगड़ा एसिड होता है। कैसे डिसाइड हुआ भाई, तो कंजुगेट एसिड से। जिस तरह एसिड को समझने के लिए हम कंजुगेट बेस बनाते थे, उसी तरह बेस को समझने के लिए हम कंजुगेट एसिड बनाएंगे। एच पकड़ा देंगे, अरे बेस है भाई, एच पकड़ा दीजिए, कंजुगेट एसिड बन गया, हो गया। और थोड़े इसमें ज्यादा दिमाग खटाना है। तो ये पहला फैक्टर है, ठीक है। अब दूसरा जो फैक्टर है भाई, उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये क्या होता है भाई, तो एक चीज आपको हम पढ़ाए हैं भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में, केमिकल बॉन्डिंग में इसको हम पढ़ाए हैं कि sp वाला का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद sp2 आता है, इसके बाद sp3 आता है। ये क्या है भाई, हाइब्रिडाइजेशन है। तो उसी तरह से यदि नाइट्रोजन वाला का देखना होगा कि कौन सा नाइट्रोजन भाई इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है, तो नाइट्रोजन के केस में यदि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना होगा आपको, तो जो नाइट्रोजन sp वाला होगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसके बाद नाइट्रोजन sp2 वाला का, इसके बाद एक नाइट्रोजन sp2 और आता है, और इसके बाद नाइट्रोजन sp3 का। अब ये दोनों का है, दोनों देखने में तो सेम है भाई, बट सेम नहीं है। ये जो होगा भाई डीलोकलाइज, डीलोकलाइज, और ये जो होगा भाई लोकलाइज। अब डीलोकलाइज्ड अलोकलाइज्ड क्या होता है भाई, आगे समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। यदि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ये ऑर्डर है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो इसका बेसिक पावर सबसे कम होगा। यदि कोई पूछेगा कि बेसिक ऑर्डर बताइए, तो NH का सबसे कम, इससे ज्यादा पावर NH2 का हो जाएगा। ये कौन सा, डीलोकलाइज वाला। इसके बाद ये हो जाएगा लोकलाइज वाला, और इसके बाद सबसे तगड़ा एसिड ये हो जाएगा, एसिड बोल रहे हैं भाई, सॉरी, बेस। सबसे तगड़ा बेस नाइट्रोजन कौन सा, sp3 नाइट्रोजन। अब भाई समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये इतना कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल का क्लियर नहीं होगा। देखिए यहाँ लोन पेयर है, दूसरा में हमने ये ले लिया, तीसरा में यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। अब बताना है कि तीनों में तगड़ा बेस कौन है भाई, तीनों में तगड़ा बेस कौन है। दुनिया के कोई भी टीचर इसको नहीं बता सकता है भाई, जब तक बढ़िया कॉन्सेप्ट का जानकारी ना हो। मैं फिर बोलता हूँ, जब तक बढ़िया कॉन्सेप्ट का जानकारी नहीं होगा, आप रट्टा मार के इसका आंसर नहीं बता सकते हैं। तो एकदम जीरो से आपको हम समझाएंगे।
देखिए एक केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ाए भाई एसएन एस्टेरिक नंबर, ये बताता है क्या भाई, हाइब्रिडाइजेशन को बताता है। क्या बताता है? हाइब्रिडाइजेशन को बताता है। इतना लंबा नाम बार बार हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। शॉर्ट में क्या लिखेंगे भाई, HIBN। आपको समझ जाना है कि हाइब्रिडाइजेशन लिखे हैं। ये कैसे निकलता है भाई, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर जोड़ के। तो आइए स्टेरिक नंबर हम निकाल देते हैं। ये सेन यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, एक वो लोन पेयर है, तो निकालिए। तीन सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, कितना हो गया, एसएन 4। अब हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछ दे कि हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो एस का कितना डब्बा होता है, एक गो। पी का कितना डब्बा होता है, 3 गो। डी का कितना डब्बा होता है, 5 गो। 1 2 3 4, 5 गो डब्बा होता है। तो जितना डब्बा उतना लिख दीजिए। ये से पी के 3 डब्बा तो 3 गो पी लिखेंगे। डी का 5 गो डब्बा तो 5 गो डी लिख देंगे। स्टेरिक नंबर कितना आया है भाई, 4। तो 4 गो कट्टा मार दीजिए, वही आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। 1 2 3 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया भाई, sp3। ए हुआ 0 से पढ़ाई। और बार बार इसको हम नहीं बताएंगे, क्योंकि एक बार समझ जाइए, बाकी एकदम मुंह से ही कैलकुलेट करके हम निकाल देंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं, sp3 स्टेरिक नंबर से फिर जितना आएगा उतना हम लिख के उतना काटेंगे। 1 2 3 4, यदि 5 आता तो ये भी कट जाता, तो क्या हो जाता है, sp3d। 4 गो है तो 4 गो हमने काटा भाई, तो हाइब्रिडाइजेशन का आ गया sp3, ठीक है। अब देखिए इस ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कौन सा है, sp3 वाला है। इस नाइट्रोजन के बात कीजिए, देखिए ये कहीं पर ऐसा आ जाए, एकदम समझना है बारीकी से। दो बॉन्ड, तो एक सिग्मा होता है भाई और एक पाई होता है। जब भी दो बॉन्ड आ जाए, यदि 3 बॉन्ड आ जाए तो एक सिग्मा, सिग्मा 10 गो नहीं होता है, एक ही होता है। कितना भी बॉन्ड हो, सिग्मा सिर्फ एक होता है। सिग्मा सिर्फ सिंगल, सिग्मा S4 सिग्मा S4 सिंगल, ठीक है ना। नाम में छिपा हुआ है, सिग्मा सिर्फ सिंगल होता है। चाहे कितना भी बॉन्ड दिखाइए, सिग्मा सिंगल। बाकी सब क्या हो जाएगा, बाकी पाई हो जाएगा। ये भी पाई और ये भी पाई, तो ये भूलना नहीं है, नहीं तो पता चलेगा कि हम तो निकाल दिए, आपको निकालने ही नहीं आ रहा है। तो चलिए इसका कैसे निकालिएगा भाई, इसका स्टेरिक नंबर कैसे निकालिएगा। लोन पेयर तो हुआ है भाई, सिग्मा जोड़, लोन पेयर जोड़ के निकालते हैं। तो सिग्मा कितना है, 1 और 2, 2 सिग्मा है। लोन पेयर कितना है, 1 है। तो स्टेरिक नंबर 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालिएगा, spp और d 5 गो होता है, 3 कटना है, 1 2 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। अब समझ में आया। तो ये जो नाइट्रोजन है भाई, कौन सा नाइट्रोजन हुआ ये नाइट्रोजन sp2 वाला हुआ। अच्छा यहाँ पर इसका जब स्टेरिक नंबर निकालने जाइएगा आप, तो 1 2 3 सिग्मा भाई, एक क्या है, लोन पेयर है, तो 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन जब काटिएगा तो sp3 हो जाता है। लेकिन इस केस में sp3 नहीं होगा। अब पूछेगा कि क्यों, अभी तो आप सिखाए हैं कि sp3 होगा, अभी बोल रहे हैं कि नहीं होगा। हाँ भाई, गलत नहीं बोलेंगे, इस केस में नहीं होगा। क्यों, यहाँ जो लोन पेयर है फिक्स नहीं है, इधर कहाँ जा रहा है, डीलोकलाइजेशन में। क्यों, इस पाई बॉन्ड के कारण यहाँ यहाँ घूमने जाएगा, ये बेचारा फिर इधर घूमने चला जाता है। इसी घटना को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन।
तो जब जब डीलोकलाइजेशन होगा sp3 कन्वर्ट हो जाएगा sp2 में। क्यों कन्वर्ट हुआ भाई? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन sp3 कन्वर्ट इनटू sp2। डीलोकलाइजेशन के कारण sp3 sp2 में कन्वर्ट हो जाता है। आइए, ये कहीं जाता ही नहीं है, पाई बॉन्ड सट के है भाई, बगल में ही सटा हुआ है। यदि पाई बॉन्ड यहाँ होता या यहाँ होता तो ये भी घूमने जाता। तो ये कैसा हुआ? ये लोकलाइज हुआ, मतलब फिक्स है, लोकलाइज्ड। तो बताइए, मैं आपसे पूछता हूं कि इसका ऑर्डर बताइए भाई। ये भी तो sp2 हो गया, और ये भी जो आएगा नाइट्रोजन का जो निकाल का आएगा ये भी sp2 हो गया। लेकिन ये लोकलाइज है, ये कैसा है? ये डी लोकलाइज है, डी लोकलाइज है भाई, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे निकालिएगा भाई? इसका लोन पेयर इधर खींचा रहा है, तो जिसमें खींचने का नेचर आता है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा माना जाता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या? जो कि दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचता हो, तो ये खींच रहा है कि नहीं। तो जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर निकालिएगा, ठीक है, तो sp3 वाला का तो सबसे कम होता है। इसमें नाइट्रोजन sp2 कौन सा? डीलोकलाइज वाला। डीलोकलाइज वाला का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा। किससे भाई? इससे, sp2 लोकलाइज से। इसके बाद आ जाता है nsp3। तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, पकड़ लीजिए यहीं से, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है भाई। तो बेसिक ऑर्डर लगाना होगा यदि कि तगड़ा बेस कौन सा है, तो पहला नंबर पाएगा sp3 वाला। sp3 कौन है? ये एक वाला तगड़ा बेस। इसके बाद ये लोकलाइज वाला, ये आएगा 2 नंबर वाला। इसके बाद सबसे कम बेस कौन है भाई? 3 नंबर वाला। 3 नंबर का बेसिक पावर कम होता है। अब इसी में के भी वैल्यू पूछे भाई, के भी वैल्यू बताइए, तो इधर बढ़ रहा है, मतलब इसका के भी वैल्यू ज्यादा, थोड़ा कम इसका, थोड़ा कम इसका। अब इसी में कोई पूछे भाई कि पी के भी बताइए, तो पी के भी को उलट दीजिए, इधर में है, मतलब तीसरा वाला का पी के भी ज्यादा, इसके बाद थोड़ा सा कम दू और सबसे कम ए पी के भी। इस तरह से आप यदि क्वेश्चन को समझते हैं तो दुनिया के कोई भी एग्जाम हो, तमाम एग्जाम आपसे नहीं छूटेगा। आइए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये क्या है भाई? साइनाइड है। यहाँ एक बगल में आर लगा दीजिए।
ये हो गया। अब बताना है आपको कौन सा तगड़ा बेस होगा। कैसे इसको भाई डील कीजिएगा, पहले नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। देखिए यहाँ क्या है भाई, नाइट्रोजन का बॉन्ड देखिए, एगो सिग्मा होता है आपको पता है, बाकी दोनों क्या है पाई है, तो पाई को स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं किया जाता है। तो एक सिग्मा यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए, सिग्मा जो लोन पेयर, तो सिग्मा कितना है एक, लोन पेयर कितना है एक, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया दो। तो आप जब इसको काटिएगा ये तो दो ही काटिएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब बताइए नाइट्रोजन एसपी वाला बहुत ज्यादा क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहाँ पर देखिए ये जो नाइट्रोजन है ये ए रिंग के अंदर कंजुगेशन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ से उठ के इसे आ जाता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है sp3 है, क्योंकि देखिए एक सिग्मा इधर दो एच है, तो इधर दो सिग्मा तीन है, एक लोन पेयर चार, तो होना चाहिए था ये, लेकिन डीलोकलाइजेशन के कारण या कंजुगेशन के कारण एक्चुअल में क्या हो जाता है, ये नाइट्रोजन sp2 हो जाता है, लेकिन ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। समझिए। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ जो लोन पेयर है इसका निकालिए, एक दो तीन, स्टेरिक नंबर तीन आएगा भाई, यहाँ भी नाइट्रोजन जो है sp2 हो गया। बट यहाँ नाइट्रोजन जब निकालिएगा भाई तो ये नाइट्रोजन क्या हो गया, sp3 हो गया। अब बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का किसका सबसे ज्यादा है, क्लियर बात है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका है भाई, उसका है, नाइट्रोजन sp वाला का होता है। इसके बाद ए लोकलाइज वाला का, डी लोकलाइज वाला का होता है। इसके बाद ए लोकलाइज वाला आ जाएगा। इसके बाद सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसका आता है, इसका आता है। अब बेसिक स्ट्रेंथ यदि निकालना होगा आपको तो क्या कीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। ये कौन सा है भाई, नाइट्रोजन sp3, ए एक वाला है, तो एक वाला का बेसिक पावर सबसे ज्यादा, उल्टा करना है मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे एक वाला का सबसे ज्यादा, या पहले इस ऑर्डर में सजा दीजिए जो आपको अच्छा लगे, ऐसे इसका बेसिक पावर ज्यादा, ठीक है। ये वाला डी लोकलाइज, यहाँ लोकलाइज, ये लोकलाइज, इसके बाद NsP2 डी लोकलाइज, इसके बाद NsP। तो बेसिक स्ट्रेंथ भाई इसका ज्यादा होगा, तो ये किस में है भाई, एक वाला में है, तो एक वाला का बेसिक पावर ज्यादा। इसके बाद ये क्या, ये कौन सा है भाई, ये लोकलाइज वाला है, ये एल वाला है, इसका लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा भाई, क्योंकि ये डबल बॉन्ड आपस में ही का है भाई, लोकलाइज डीलोकलाइजेशन हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है, तो इस लोन पेयर को घूमने का कहीं मौका ही नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इसके बाद आ जाएगा 2 नंबर वाले को, इसके बाद आ जाएगा 3 नंबर वाला, इसके बाद आ जाएगा भाई 4 नंबर वाला। समझिए, ये जो लोकलाइज या डी लोकलाइज बता रहे हैं भाई, उसको आप कंजुगेशन भी बोल सकते हैं, कि ये जो डबल बॉन्ड है क्या है, कंजुगेशन में है, ये ये जो लोन पेयर है कंजुगेशन में है, ये जो लोन पेयर है भाई कंजुगेशन में नहीं है। क्यों, क्योंकि आपस में ही अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। कंजुगेशन के मतलब क्या, सिंपल वर्ड में समझिए, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। ऐसे बहुत सारा होता है रीजन, लेकिन सिंपल मैं तरीका बता रहा हूँ, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। कम से कम एक कैटेगरी आप याद रखिए, एक कैटेगरी। यहाँ पर देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, मतलब ये कंजुगेशन भाई, इस लोन पेयर को घूमने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए इसे बोलते हैं लोकलाइज, मतलब एक ही जगह क्या है भाई, फिक्स है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, बेसिक पावर ज्यादा होगा। ये जो लोन पेयर है देखिए, इधर घूमने जा रहा है इधर, तो इस वाले से इसका बेसिक पावर ज्यादा।
और सबसे कम नाइट्रोजन sp वाले का इसके इसलिए ये देखिए 4 नंबर पर हम लिखे हैं। अब जब बेसिक स्ट्रेंथ पता चल गया तो केबी भी निकाल सकते हैं भाई, यही केबी का ऑर्डर होता है। पी के बी बताना होगा भाई, तो पी के बी का मतलब क्या, ये उल्टा ऑर्डर। 4 का पी के बी का मान ज्यादा, थोड़ा सा कम, 3 2 1 इस तरह से बता देना। अब देखेंगे भाई अगला इफेक्ट, जिसका नाम है इन्वर्जन। इन्वर्जन या इसी को क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग। ये क्या होता है भाई, तो इसके लिए NH3 का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं भाई। देखिए यहाँ लोन पेयर होता है, अच्छा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, अभी निकाला सिखा चुके हैं, तो होता है sp3। ये जो लोन पेयर होता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। ये क्या करता है ना भाई, कुछ समय बाद चेंज होकर ये कैसा होता है इसका भाई, कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। कुछ देर बाद ये जो होता है प्लेन में आ जाता है, प्लेन में ये प्लेनर बन जाता है। प्लेनर मतलब क्या भाई, अब समझिए। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, देखिए ये मेरा पेन पर ध्यान दीजिए। ये 2 पेन मान लीजिए कि ये हमारा क्या है भाई, कोई सरफेक्स है मान लेते हैं, बेंच कुर्सी जो भी, वो 2 जो है भाई यहाँ सरफेक्स पर है, और 2 रहेगा एक ऊपर एक नीचे सरफेस से, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे रहता है। एक सरफेक्स से ये मान लीजिए ये सरफेक्स है, तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा और बाकी 2 ऐसे रहेगा। 4 जो होता है, अब वो समझाने के लिए देखिए 2-4 पेन हम लेते हैं। देखिए समझिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह से ये ये होता है। देखिए इस तरह से होता है, इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, इस तरह से होता है, ये होता है ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे में रहता है, ऐसे में मतलब ये 2 प्लेन पर बैठेगा तो एक प्लेन से ऊपर रहेगा एक प्लेन से नीचे रहेगा। इस 2 को ऐसे बैठाने जाइएगा, देखिए ऐसे, तो 2 प्लेन पर बैठ गया, एक प्लेन से ऊपर है एक प्लेन से नीचे है, समझ में आया ना। इसलिए टेट्राहेड्रल इसे स्ट्रक्चर माना जाता है। और लोन पेयर के कारण ये क्या होता है, थोड़ा पिरामिड टाइप का हो जाता है, इसे पिरामिडल भी बोला जाता है, पिरामिडल टेट्राहेड्रल बोला जाता है। क्योंकि ये जो होता है, ये जो है ना लोन पेयर, ये पिरामिड जैसा बना देता है, यानी प्योर टेट्राहेड्रल नहीं है। लेकिन कुछ देरी के बाद क्या होता है कि टेट्राहेड्रल न रह के, पिरामिडल टेट्राहेड्रल न रह के ये प्लेन में आ जाता है भाई। क्या हो गया, इसका लोन पेयर गायब हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो लोन पेयर है यहाँ पर प्योर पी ऑर्बिटल में आ जाता है। ये लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन है भाई, लोन पेयर।
और जब पी ऑर्बिटल में आ जाएगा तो ये इसका इलेक्ट्रॉन, इस दवा का इलेक्ट्रॉन और इस दवा का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं आपस में। इसलिए यहाँ पर ये जो बन जाता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये बन जाता है भाई sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 बन जाता है। अब फिर कुछ देरी के बाद क्या होता है, यह उलट जाता है भाई। बरसात में अब देखे हैं छाता आदमी लेके जाता है और जब आंधी तूफान आता है तो छतवा का कमानी उलट जाता है। इसी घटना को इन्वर्जन और फ्लिपिंग कहते हैं। पहले प्लेनर में कन्वर्ट हुआ, पहले ऐसा था, फिर आंधी मारा, छतरी ऐसे उलट गया। पहले कैसे था भाई, छाता इसमें था, इसमें है, आंधी मारा नीचे से ऐसे उलट गया। इसी को अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोला जाता है। अम्ब्रेला मतलब भाई छाता होता है ना, तो अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोला जाता है। अब बताइए इन्वर्जन से आप फ्लिपिंग से बेसिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे बताइएगा। अच्छा बेसिक, भाई बेसिक का मतलब क्या है, बेसिक किसे बोला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को भाई देता हो, बस समझिए जो इलेक्ट्रॉन को देता हो उसी को तो बेसिक बोलते हैं। अब कोई आदमी इसके पास आया कि भाई तुम इलेक्ट्रॉन देने वाले हो, हमारे को दो। आई बेचारा क्या किया, मुंह घुमा के ऊपर में, पहले नीचे में है और ऊपर लोन पेयर है। कोई आदमी आया कि भाई तुम्हारा काम है इलेक्ट्रॉन देना, क्योंकि तुम बेसिक हो, बेसिक हो तो तुम्हारा काम है इलेक्ट्रॉन देना। तो कोई आदमी आया इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कि भाई ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर से आ रहा है, ये क्या कर दिया, ये मुंह घुमा दिया इसे, तो मिला इलेक्ट्रॉन है, मुंह घुमा ना दिया। भाई आप सोचिए कि आपके घर पर कोई आता है चंदा मांगने के लिए, आप दरवाजे पर खड़े हैं, आप कोई चंदा मांगने आया, आप मुंह घुमा के भाग गए, तो उसको चंदा मिला नहीं मिला। तो ये क्या करता है भाई, जैसे कोई इसके पास जैसे कोई भी आता है इलेक्ट्रॉन लेने, ये मुंह घुमा के नीचे से ऊपर चला जाता है, छत पर चला गया। तो इसका जब जब इन्वर्जन, जब जब फ्लिपिंग होगा, बेसिक पावर कम हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा ऐसा फ्लिपिंग क्यों होता है भाई, ये भी समझिए। एनर्जी देखिए हम केमिकल बॉन्डिंग में सब पढ़ाए हैं, यहाँ होता है पी ऑर्बिटल और इससे सटे हुए होता है sp3 ऑर्बिटल। ये दोनों का जो गैप है ये इसे डेल्टा ई बोला जाता है। डेल्टा ई मतलब भाई एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। यदि किसी का एनर्जी गैप कम होता है तो इलेक्ट्रॉन इस वाले से, इससे घूम के यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि इतना ना कम है। मान के चलिए देखिए दो आदमी हो, दोनों आदमी का घर एक जगह है, आदमी छत बनाता है तो थोड़ा सा रेलिंग ऐसे ऊपर नीचे रहता है, देखो ध्यान दीजिएगा ऐसे। तो जब एकदम हाइट कम रहेगा, हाइट, तो यहाँ से कूद के यहाँ चला जाइएगा, और मन करेगा तो यहाँ से कूद के यहाँ जाइएगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो छत है, फ्लोर है, उसका क्या है भाई, एनर्जी डिफरेंस कम है। अब मान लीजिए कोई यहाँ किसी को बोलिएगा कि नीचे से दूसरा तालाब पर कूद के चले जाओ, जाइएगा नहीं ना। अब मान लीजिए कि इतना रहेगा, 1 फीट का ऊंचाई रहेगा या 2 फीट का, तो आदमी छलांग मार के जा सकता है। इसलिए ये दोनों का जो छत है भाई, फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, इसका बीच का एनर्जी बहुत कम होता है। इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन कूद के कभी यहाँ जाता है, फिर यहाँ से कूद के यहाँ आता है, इसी कारण इन्वर्जन होता रहता है। ठीक है। जब जब इन्वर्जन होगा, फ्लिपिंग होगा, उसका बेसिक पावर कम हो जाएगा। अच्छा इसको रोकना होगा तो क्या कीजिएगा भाई, यहाँ बड़ा बड़ा ग्रुप लगा दीजिए, मोटा मोटा। यहाँ जैसे मोटा मोटा ग्रुप लगाइएगा, ये कहेगा क्या हम तुम्हारे को पलटने ही नहीं देंगे। मान लीजिए बारिश में आप छाता लेके चलते हैं, हवा मारा भाई, इधर से हवा मारा, इससे उलट गया। आई छाता में मोटा मोटा ग्रुप लगा दीजिए, इतना ना भारी रहेगा, इतना भी आंधी मारेगा उलट भी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि नीचे में उसका घिंचाव ज्यादा हो गया। तो इसका यदि आप इन्वर्जन को रोकना चाहते हैं तो 2 तरीका है, एक तो मोटा मोटा ग्रुप लगा दीजिए,
या इसको साइकिल के अंदर जोड़ दीजिए, पलटने का मौका ही नहीं मिलेगा, या ब्रिज कंपाउंड बना दीजिए। आइए मैं बताता हूँ आगे चलकर। इन्वर्जन किसी में ज्यादा, रीइन्वर्जन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन देने का नेचर कम हो जाएगा। NEDN भाई, इलेक्ट्रॉन शॉर्ट फॉर्म यूज कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। ठीक है, बार बार इसको लिखेंगे। इन्वर्जन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन देने का नेचर कम हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन देवे नहीं करेगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ रहेगा भाई, नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। ठीक है, जब बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तो केबी भी हमारा कम हो जाएगा, और इसका उल्टा होता है पी केबी, मतलब मान को पलट दीजिए, ये ज्यादा हो जाएगा। पीओएच, पीओएच यदि बेसिक कम है तो पीओएच ज्यादा मिलता है। हमको चाहिए भाई क्या, बेसिक पावर ज्यादा, तो इस इन्वर्जन को रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए आप क्या कीजिएगा, जब इस इन्वर्जन को कम करना पड़ेगा, इन्वर्जन को कम करना पड़ेगा, जब इन्वर्जन को कम कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन देने का नेचर बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो बेसिक पावर भी बढ़ जाएगा, बेसिक पावर बढ़ जाएगा, के भी हमारा बढ़ जाएगा, और पी के भी हमारा घट जाएगा। समझिए, तो इन्वर्जन को कैसे कम कीजिएगा, तो इन्वर्जन को कम करने के लिए या तो ब्रिजिंग कर दीजिए, ब्रिज में जोड़ दीजिए नाइट्रोजन को, ठीक है, या क्लोज कर दीजिए, ब्रिज बनाइए, या क्लोज साइकिल, क्लोज सिस्टम कर दीजिए, सिस्टम को क्लोज कर दीजिए, किसी के साथ उसको बांध दीजिए। ठीक है, ये दो तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, ब्रिज बनाइए या क्लोज या साइक्लिक कर दीजिए, साइक्लिक। साइक्लिक, साइकिल में बना दीजिए। आइए इसका एग्जाम्पल आपको लेते हैं और तब बढ़िया से समझाते हैं, क्योंकि भाई एग्जाम्पल याद तो रहता नहीं है, कितना एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे। आइए देखिए, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल, इसको ब्रिज या साइक्लिक भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। ओपन वाला, ओपन ओपन नहीं होना चाहिए, ओपन में भाई, ओपन में इन्वर्जन ज्यादा होगा। जैसे साइक्लिक बनाइएगा, इधर इधर से इधर, जैसे साइक्लिक बनाइएगा इन्वर्जन घट जाएगा, ब्रिज कर दीजिएगा और घट जाएगा। आइए एक एग्जांपल देते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये पहला एग्जांपल, ये आपका दूसरा एग्जांपल, तीसरा,
ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर रहेगा भाई, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा। अब आपको बताना है कि बेसिक पावर भाई किसका ज्यादा होगा। पहले बताइए इन्वर्जन किस में ज्यादा होगा। इन्वर्जन देखिए ये फ्री है भाई, ये जो पहला है ये फ्री है, इसका कोई माई बाप नहीं, जैसे मैं तैसे घूमता रहेगा। तो इसका जो फ्लिपिंग है भाई इन्वर्जन है सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद इसका नंबर आता है, इसमें ज्यादा होगा। लेकिन ये वाला घूमने का मौका नहीं देगा, तीन तीन गो चीज से बंधा हुआ है। इसे ही बोला जाता है ब्रिज कंपाउंड। ब्रिज कंपाउंड की यही पहचान जो तीन लोग से बंधने का निशान रखता हो। को मान लीजिए कि ये हम बनाते हैं, ये तरह का सिस्टम बनाते हैं, ये ये कौन सा, ये पोजीशन ब्रिज है, ब्रिज ब्रिज हेड पोजीशन। ये कार्बन को हम तीन से बांध दिए, ठीक है। ये ब्रिज कंपाउंड है। ये जो नाइट्रोजन है भाई इसको हम तीन चीज से बांधिए, इसमें फिलिपिंग होगा ही नहीं, एकदम जीरो फिलिपिंग। इसमें थोड़ा बहुत होता है भाई, आइए मैं दिखा भी दूंगा कैसे होता है। इस वाले में होता है, बट इसमें तो बिल्कुल भी फ्लिपिंग नहीं होगा, इन्वर्जन नहीं होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका उल्टा होता है, जिसमें इन्वर्जन ज्यादा उसका बेसिक पावर कम। अच्छा इसमें क्यों होता है भाई, आइए ये तो समझ गए कि बेसिक पावर यही, केबी का वैल्यू यही रहेगा, और पीकेबी का वैल्यू भाई उलट जाता है, इधर से आ जाता है। अच्छा ये वाला कंपाउंड में भाई क्यों होता है इन्वर्जन, इसके बारे में समझिए। देखिए ये आपको देखने में लग रहा है कि ये नाइट्रोजन भाई क्या है, साइक्लिक फॉर्म में है, साइकिल से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। लेकिन ये नाइट्रोजन बहुत ज्यादा फ्लिपिंग करता है। जब इसका चेयर फॉर्म बनाइएगा तो पहले इसका लोन पेयर ऊपर रहता है, यहाँ एक एच भी रहेगा भाई, एच भी, क्योंकि नाइट्रोजन का तीन बॉन्ड दिखाना होता है, और एच इसका नीचे रहता है। और ड्यू टू फ्लिपिंग, फ्लिपिंग के कारण एक बार एच ऊपर आ गया, ये लोन पेयर नीचे आ गया। तो इसको भूलिएगा नहीं, ये जो साइक्लिक कंपाउंड है 6 मेंबर रिंग वाला, 6 मेंबर रिंग वाला, ठीक है, ये सो फ्लिपिंग, ये फ्लिपिंग को दिखाता है। समझ में आया, इसको भूलना नहीं है, फ्लिपिंग को दिखाता है। तो आइए और चीज आपको बता देता हूं। अगला फैक्टर जो क्या है भाई, रिंग साइज। अगला फैक्टर क्या है, रिंग साइज। जैसे देखिए मैं आपको ऑर्गेनिक एसिड में बताया था भाई कि किसी का साइज, यदि किसी का साइज कम हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान क्या होता है, ज्यादा होता है।
तो ज़्यादा होगा तो बेसिक पावर भाई क्या होता है, कम हो जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। हमको क्या चाहिए भाई, साइज ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमको तगड़ा बेस चाहिए। तो तगड़ा बेस के लिए साइज यदि ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान कम हो जाएगा और बेसिक पावर, बेसिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्षमता बढ़ जाएगा और केवी भी बढ़ जाएगा और पी के भी जो है वो घट जाता है, पीओएच भी घट जाता है। अब एग्जाम्पल लेके और समझेंगे। आज इस कॉन्सेप्ट पर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में देखें भाई क्वेश्चन आया है। तो पहला एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पर, ये दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा यहाँ पर लगा दीजिए नाइट्रोजन। ये आपको बताना है साइज हमको क्या चाहिए भाई, ज्यादा चाहिए तब ना बेसिक पावर होगा। साइज किसका ज्यादा होता है बताइए, एक का सबसे छोटा है, दो का बड़ा है, तीन का बड़ा है, चार का बड़ा है। तो जिसका साइज बड़ा उसका बेसिक पावर भी बड़ा, बेसिक पावर भी भाई बड़ा हो जाता है। मतलब चार वाला सबसे तगड़ा बेसिक, लेकिन जैसे आप इस आंसर को मार करिएगा आपको नंबर मिलेगा भाई 0। कहिएगा कि क्यों, तो क्या हमारा कॉन्सेप्ट गलत है? नहीं, कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। आप आंख मूंद के केमिस्ट्री में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ और यहाँ इसमें बताए थे कि फ्लिपिंग होता है भाई, इसमें फ्लिपिंग होता है, ये जो है फ्लिप कर जाता है। ये लोन पेयर कभी ऊपर दिखाता है, इसका बहुत नखराबाजी है, ये कभी नीचे दिखाता है। तो नखरा करने वाले को कोई दुनिया में जगह नहीं रहता है, इसमें फ्लिपिंग होता है। तो फ्लिपिंग के कारण इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। इसलिए ऑर्डर तो सही है, लेकिन करेक्ट क्या होगा, सही ऑर्डर क्या होगा भाई? एक तो सही था, दो सही था और चार आ गया पीछे, तीन चला गया आगे, इसमें फ्लिपिंग नहीं होता है। केवल 6 मेंबरिंग वाला हम लिखे हैं, लिखे भी हैं आगा कि ओनली 6 मेंबरिंग शो फ्लिपिंग। इसलिए बेसिक ऑर्डर का भाई करेक्ट आंसर क्या है, 1 2 4 3, यही हो जाएगा केबी का ऑर्डर, आप पी के बी में उलट जाएगा। तो ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।